बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज की टॉपिक्स भी हमने बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किए हैं आप लोगों के लिए, और जैसे कि हमारी मेहनत, हमारी काविश को आप बहुत पसंद करते हैं, सराहते हैं, कमेंट्स आप हमें भेजते हैं, आप हमें इनबॉक्स करते हैं, आप हमें बताते हैं, कुछ कंटेंट के आइडियाज़ भी देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि नए से नए कंटेंट में आप हमारा साथ देते हैं, आप हमें आइडियाज़ देते हैं। सजेशंस के साथ साथ ये शो चलता है और फिर बेहतरी की तरफ जाता है। तो नाज़रीन, आज का टॉपिक जो है सबसे पहले जो हम एलैबोरेट करेंगे वो बहुत डिफरेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए कि आज हम बात करेंगे एक इंडिपेंडेंट औरत के बारे में। ख़ास तौर पे आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि तालीमी याफ्ता औरत। ये जो तालीमी याफ्ता औरत होती है या फिर इंडिपेंडेंट होती है, ये अकेली क्यों रह जाती है? एक वक्त आता है ये बिल्कुल आइसोलेट हो जाती है, अकेली हो जाती है, तन्हा हो जाती है। क्यों? शादी नहीं कर पाती, अपने करियर को जब परसू कर रही होती है, उसको अचीव कर लेती है, उसके बाद जब वो शादी के बारे में सोचती है तो फिर बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि जब वो अपने करियर पे फोकस कर रही होती है तो फिर उस टाइम पे वो शायद उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि वो चीज़ें जो है वो डिमांड शायद करती हैं कि हमारी आज़ादी जो है वो उस पर कोई रोक टोक ना हो, कोई हमें बाउंड ना कर ले, शादी करके हमें कोई घर ना बिठा ले, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़। तो फिर अगर देखा जाए तो उन औरतों को वो जो है वो माशरे में भी, सोशल सर्कल में भी बहुत ज़्यादा बनावटी रिलेशंस रखती हैं। मतलब कोई फेक रिलेशंस के साथ ही आपको ये औरतें दिखेंगी, मगर कोई रियलिटी, कोई इमोशनल अटैचमेंट आपको नहीं दिखती, जो बड़ी कामयाब औरत होती है। फिर जब आपकी जो जवानी की उम्र होती है ना, तो उसमें तो फिर ये लग रहा होता है कि मैं जो ज़िंदगी है वो बहुत आसानी से गुजार लूँगी, मैं तो बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ, मेरे पास तो पैसा है, गाड़ियाँ हैं, घर है, मेरे पास तो काम है, और सबसे बड़ी बात मेरे पास तो आज़ादी है, मैं अकेली हूँ, मेरी तो लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कुदरती तौर पर ऐसा होता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि आपको ये चीज़ें जो है ना, मतलब ऐसे खाली खाली लगना शुरू जाती है आपको। दूसरी फैमिलीज जब आप देखते हैं तो आपको ये लगता है कि यार नहीं, मेरा भी एक हस्बैंड होना चाहिए था, मेरे भी बच्चे होने चाहिए थे, काश मेरी बेटी या बेटा होता तो मैं उनके साथ घूमने चली जाती। अच्छा, जवानी में ये फील नहीं होती, ये बात है, ये एक सर्टेन एज के बाद फील होती है। जब आप कामयाब हो जाते हैं ना, तब आपको इन चीज़ों का एहसास होता है, उससे पहले नहीं। इस पर बात करते हैं। डॉक्टर मुस्तफ़ा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, प्रोफेसर भी हैं यूनिवर्सिटी में, और हमने ख़ास इनका टाइम मदू किया है आज आप लोगों के लिए। मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। आज आपसे शुरू करते हैं। मुझे बताइए, जो एक तालीमी याफ्ता औरत है, मैं इसको इसी तरह पूछूंगी कि ये अकेली क्यों रह जाती है? माशाअल्लाह जी, ये पहले तो ये है कि बड़ा आपको मुबारकबाद, आपने इतना अच्छा टॉपिक चूज़ किया जो हमारे माशरे से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें डायमेंशंस आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया स्टार्ट में। इसमें कुछ डायमेंशंस हैं। एक डायमेंशन तो वो आपने जो बयान की है कि तालीम याफ्ता है लेकिन अकेली रह जाती हैं। अच्छा, दूसरी जो ज़्यादा ख़तरनाक तन्हाई है और जिस पे हम लोग आमतौर पे फोकस नहीं करते, वो इतनी ऑब्वियस नहीं है। वो है कि तालीम याफ्ता भी हैं, फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो तन्हा है। सो ये एक ऐसी डायमेंशन है जो कि रिलेटिवली बहुत कम एक्सप्लोर की गई है। जो पहले आपने बताया कि तालीम याफ्ता औरत हैं, मगर फैमिली हो, बच्चे हो, फिर उसके बाद कैसे तन्हाई फील होती है, ये भी बयान कीजिए। जी जी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये वो चीज़ है जिसको ज़्यादातर आमतौर पे फोकस नहीं किया जाता, और ये वो चीज़ है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पे हमारे माशरे की ख़ातीन, अनफॉर्चुनेटली, इट्स अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, पेदरशाही माशरा है, तो ये तो अंडरस्टूड बात है कि इसमें ख़वातीन बहुत सी बातें जो वो कहना चाहती हैं, काम जो वो करना चाहती हैं, वो नहीं कर पाती। वी आर स्टिल इवॉल्विंग, हम तो अभी इवॉल्व कर रहे हैं ना, हम बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग कि हमारा जो माशरा है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो ये जो तन्हाई का एहसास है ये ज़्यादा ख़तरनाक है। बज़ाहिर आपको लगेगा कि शादी है, बच्चे हैं, कनेक्शंस हैं, लेकिन अंदर से जो उसकी फीलिंग है वो ना कोई समझता है और ना वो बयान कर पाती हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल इशू है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली चूँकि शायर ज़रा ज़्यादा हसास होते हैं, साइकोलॉजिस्ट तो नहीं होते लेकिन हसास होते हैं, अदीब ज़्यादा हसास होते हैं, आर्टिस्ट बहुत हसास होते हैं। सो
ये लोग जो हैं ये मुआशरे को और उसकी बहुत सारी ऐसी इमोशंस को, डायमेंशंस को, फीलिंग्स को ये बहुत बेहतर समझते हैं, जिन पे शायद मैं ये कहने में कोई यार महसूस नहीं करता, साइकोलॉजी शायद थोड़ा सा बाद में उसको अंडरस्टैंड करती है। अब अगर आप शायरों के देखें तो मैं मतलब कोई कोट तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बहुत से ऐसे शेर हैं जो उस तन्हाई की बात करते हैं जो भीड़ में आपको महसूस होती है, जो सब में बैठ के होती है। हाँ, ऐसी खामोशी की बात करते हैं जो बोलने के बावजूद भी लब खामोश रहते हैं। लब खामोश रहते हैं और दिल जो है वो समझ नहीं पाता कि मैं कैसे बयान करूं। अब ये जो तन्हाई है इसको अब साइकोलॉजी ने टेकअप कर लिया है फॉर्चुनेटली, और नाउ दे आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली। मसलन कुछ अर्सा पहले अमेरिका में एक एडवाइजरी जारी की है, उन्होंने कहा है कि सिगरेट, आपको पता है वहाँ पे बड़ी एक मुहिम है, तो कहते हैं कि तन्हा रहना जो है वो उस 15 सिगरेट पीने से ज़्यादा नुकसानदेह है। एक एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बयान किया कि तन्हाई के जस्ट साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स नहीं होते, इसके बाकायदा मेडिकल इफ़ेक्ट्स रिकॉर्डेड है, ये जो तन्हा फील करते हैं। अच्छा, अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ दैट इज़ अबाउट फीलिंग, वो फील कर रहे हैं। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऐसी तन्हाई जो है फील कर रहे हैं, बयान नहीं कर सकते। क्यों बयान नहीं कर सकते? उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। उसकी मल्टीपल रीजंस में सबसे बड़ी रीज़न है हमारा स्ट्रक्चर सोसाइटी का। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज़ की, ये पिदरशाही मुआशरा है। औरत को उस लेवल का एक्सप्रेशन अभी तक अनफॉर्चुनेटली हम नहीं दे पाए कि वो जो चाहे वो कह सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, औरत को अगर, अब तो है हालात बेहतर हो रहे हैं, क्या औरत का हक नहीं है कि वो अपनी पसंद की शादी कर सके, या एटलीस्ट वो अपनी पसंद को बता सके अपने पेरेंट्स को, अपने मतलब किसी बड़े को, जिस तरह लड़के बड़ी सहूलत से बता देते हैं कि जी मैंने फ़लाँ से शादी करना चाहता हूँ, मैं फ़लाँ कज़न से शादी करना चाहता हूँ, फ़लाँ क्लास फेलो से करना चाहता हूँ। लड़की के लिए शायद नामुमकिन नहीं तो इतना आसान भी नहीं है, स्टिल एक्सेप्टेंस नहीं है। सो ये वो सोसाइटी का अलमिया है जो मैं कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन अभी भी औरतें ऐसी चीज़ों को बयान नहीं कर पाती। बहुत सारे स्टिग्माज एसोसिएटेड हैं, बहुत सारे स्टिग्मा। एक बहुत बड़ा स्टिग्मा जो एसोसिएटेड है वो ये होता है कि नाशुक्री है, सब कुछ है, हामंद है, बच्चे अल्लाह ने दिए हैं, इतना बड़ा घर दिया है, गाड़ी दी है, एजुकेटेड है, जॉब इतनी अच्छी है, फिर भी नाशुक्री है, फिर भी नाशुक्री है, नाशुक्री जी, ऐसे तो है। तो वो फियर ऑफ एवैल्यूएशन के बाद ऐसी चीज़ें तो माशरे में बड़ी ज़्यादा है। एक ब्रेक लेते हैं, इसके ऊपर यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपने बातें कुछ बहुत अच्छी छेड़ी हैं। मैं चाह रही थी क्योंकि चीज़ जो नाशुक्रापन है ना, इस पर भी बात करेंगे कि शायद इस वजह से भी ये जो नाशुक्रीपन है, इसकी वजह से ये जो औरतें हैं ये बहुत भीड़ में और आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, मगर जो चीज़ मिली हुई होती है उस पर शुक्र नहीं करती और ना ही उसमें खुश होती हैं। इसी वजह से आगे 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 बढ़ी जा रही है, मगर जो साथ है उसको नहीं देखते हैं ना। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अच्छा, ये जो एक एक्सपेक्ट ये भी है कि नाशुक्री या अना, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो ख़वातीन हैं वो इतनी इंडिपेंडेंट, इतनी अचीवमेंट्स हासिल करने के बाद जो है ना अपने आप को इतना ऊपर फील करना शुरू कर देती हैं कि उनको सब बाकी जो है ना सब नीचे नीचे लगना शुरू हो जाते हैं। अगर उनको अपना पार्टनर भी सिलेक्ट करना है तो वो पार्टनर भी उनको ना नीचे नज़र आता है। उनको ये लगता है कि नहीं, मेरी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, मैं ज़्यादा तालीम याफ्ता हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मेरी जॉब ज़्यादा अच्छी है, मैंने ज़्यादा करियर पे फोकस किया था, मैंने ज़्यादा दुनिया देखी है, मेरे पास ज़्यादा चीज़ें हैं, मेरा ज़्यादा एक्सपोजर है। मियाँ भी उसको कमतर लगता है। ऐसे ऐसा हो सकता है। ये तमाम जो चीज़ें हैं ना, इसमें इंडिविजुअल वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। मसलन एक नाशुक्रापन जो है ये तो यहाँ पे बेसिकली है फियर ऑफ एवैल्यूएशन। हम एक कलेक्टिविस्ट सोसाइटी हैं, बहुत से काम हम अपने लिए नहीं करते, अपनी ज़ात के लिए नहीं करते, हम दूसरों के लिए करते हैं। चचा क्या कहेंगे, मामू क्या कहेंगे, हमसाये क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, हम इसलिए कर रहे होते हैं। बहुत से काम हम ये कर रहे होते हैं, हमारी अपनी उसमें ना दिल होता है, ना हमारी उसमें ख्वाहिश होती है, ना हम इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, लेकिन हमें वो करने पड़ते हैं क्योंकि हमें कलेक्टिविस्ट फियर ऑफ बीइंग एवैल्यूएटेड, और वो हमारी अपनी जो आइडेंटिटी होती है उसको वो कहीं बहुत बड़ा वो नुकसान पहुंचा रही होती है, हमारी अपनी आइडेंटिटी को। और दैट इज़ स्पेशली विद द एजुकेटेड वुमेन। क्योंकि जो आपने बात की अना की, नाशुक्री है कि अना है, बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। अना हो सकती है, लेकिन उसकी एक डायमेंशन और भी है। ये कहते हैं कि बड़ी जी मगरूर हो गई है, इसके पास पैसा आ गया, इसकी जॉब बड़ी अच्छी है, ये सोशल मीडिया में बड़ी मशहूर हो गई है, तो इसमें अना आ गई है। ज़रूरी नहीं कि उसमें अना हो, दैट कैन बी ए रिएक्शन
टू दैट सोसाइटल एस्पेक्ट जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, सोसाइटी उसकी कामयाबी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही एज अ विमेन। अच्छा, तो सोसाइटी का भी तो रोल प्ले हो गया फिर यहाँ पे, वो भी नेगेटिव। एग्जैक्टली। अब अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी अभी तैयार नहीं है। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं फिजा, यहाँ पे प्रॉब्लम एजुकेशन में नहीं है। प्रॉब्लम एजुकेशन में नहीं कि लड़की एजुकेटेड क्यों है, प्रॉब्लम इसमें भी नहीं कि लड़की कामयाब क्यों है, प्रॉब्लम इसमें भी नहीं कि वो मशहूर क्यों है, प्रॉब्लम इसमें भी नहीं कि उसके हज़ारों लाखों फॉलोअर्स क्यों हैं। प्रॉब्लम सोसाइटी के स्ट्रक्चर में है। हमारी सोसाइटी अभी इतनी एडवांस, इतनी इवॉल्व नहीं हुई कि वो कामयाब औरत को उसकी आइडेंटिटी के साथ एक्सेप्ट कर सके। हमारी सोसाइटी अभी तक वो जो जेंडर रोल में सोशलाइज करती है ना, बच्ची पैदा होती है, एक पिंक सूट उसको पहना दिया जाता है और माँ, वो थोड़ी सी बड़ी होती है, माँ कहती है इधर मेरे साथ किचन में आओ और मेरे साथ रोटी बनानी सीखो, और गुस्सा करोगी तो तुम्हारा अगले घर, बचपन से उसको फीड किया जाता है, अगले घर तेरा क्या बनेगा, अगले घर। सो समथिंग लाइक दिस इज एक्चुअली समथिंग विच इज एम्बेडेड इन द फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी अभी इतनी इवॉल्व नहीं हुई, अभी इतनी तैयार नहीं हुई कि औरत की सक्सेस को वो डाइजेस्ट कर सके एज इट इज़। अभी नो डाउट, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बहुत से ऐसे बाप हैं, बहुत से ऐसे हस्बैंड्स हैं जो हस्बैंड फख्र करते हैं कि जी मेरी वाइफ माशाल्लाह, बहुत रेयर केसेस हैं, रेयर है बट हैं। हाँ, so, है, ऐसा नहीं है कि माशरे में नहीं, बिल्कुल। That is मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, अभी हम इवॉल्व नहीं हुए। सो स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी जो है ना, वो अभी तक ऐसी खातीन को जो माशाल्लाह सक्सेसफुल हैं एवरी पॉसिबल वे में, उनको एक्सेप्ट, तो दैट कैन बी अ रिएक्शन टू दैट, कि वो खातून जब देखती है कि मैं इनसे बेहतर हूँ, तालीम में बेहतर हूँ, मैं जॉब इनसे अच्छी कर रही हूँ, एज अ पर्सन मैं इनसे बेहतर हूँ, मैं अच्छी माँ हूँ, मैं अच्छी बहन हूँ, मैं अच्छी बेटी हूँ, लेकिन मुझे ये रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे। मेरी क्रेडिबिलिटी फिर वही है कि बिरयानी कितनी अच्छी बनाती है और चाय कितनी अच्छी बनाती है, सास के पास बैठ के उसकी वो बातें सुनती है कि नहीं। अगर मेरी क्रेडिबिलिटी वही है तो देन शी डेवलप्स अ शेल, जिसमें फिर वो साइड पे हो जाती है, इनसे कट जाती है। सो दैट इज़ नॉट ऑफेंसिव, दैट इज़ नॉट अना, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे उसको यूज़ करती है कि वो क्या करे, या तो वो फिर लड़ना शुरू कर दे। वो एक एजुकेटेड हतून है, वो एक समझदार हतून है। अब ये वाली मिसाल मैंने वैसे काफ़ी जगह पे कॉन्सेप्ट में दी है, मगर दोबारा आपके सामने भी रखना चाहूँगी कि आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि प्रोफेसर एज वेल। तो ये जैसे डॉक्टर्स होती हैं माशाल्लाह, ठीक है, बड़ी मेहनत करके उनके बाप उन पर इतना पैसा खर्चा करके उनको डॉक्टर बनाता है। आपको पता है ख़ानदान में कोई एक बच्चा ऐसा लाइक निकलता है जिसको ये बोला जाता है, एक तो लाइक भी, और वो वाहिद एक बच्चा ऐसा होता है जिसके माँ बाप उसको ये नहीं कहते कि शादी करके किसी के घर जाना ये सीख लो, बल्कि उसको ये कहा जा रहा होता है कि तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने मार्क्स अच्छे लाने हैं। और आपको पता है डॉक्टर बनने के लिए आपको टाइम देना होता है, स्टडीज़ को आपको आइसोलेट होना पड़ता है। वो बच्चा अपनी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के डॉक्टर बनता है, ऐसे ही पता है ना आपको। अब वो बच्चा डॉक्टर बन गया, बन गई, उसकी शादी हो गई, ठीक है, उसके बाद उसका ससुराल उसको ये कह रहा है कि हमें नहीं पसंद कि तुम काम करो, हमें नहीं पसंद तुम रातों को ये जाके प्रैक्टिकल और ये जो हॉस्पिटलों में जाके, हॉस्पिटल्स में जाके ड्यूटी दो, ये छोड़ दो जॉब, हमने तुम्हारे पैसे नहीं खाने, हम तुम्हारी कमाई नहीं खाना चाहते, हम तो बदनाम हो रहे हैं कि बहू की कमाई खा रहे हो, छोड़ो। अब वो बैठ के बर्तन धो रही है, ठीक है, झाड़ू लगा रही है, बच्चे पाल रही है, ठीक है, औरत का ये सब कुछ काम है, उसने जिम्मेदारियां देखनी है। मगर जिस लड़की के पास ऐसी डिग्रीज हो, ऐसी तालीम हो, क्या उसको ऐसे बर्तन धुलवाने चाहिए? एक सवाल है। जी, आपका ये सवाल भी है और रियलिटी भी है। ये रियलिटी है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है। अब देखें, लड़कियाँ जो होती हैं दे आर मोर कॉन्शियस, वही जो मैंने कहा वैल्यूएशन, तो उनको ज़्यादा होता है मेरा बाप पैसे लगा रहा है और या जो भी है सोर्स, तो मैंने कुछ करके दिखाना है। दे आर मोर कॉन्शियस, दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल एंड दे आर बेटर डॉक्टर्स। मेरी कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो गायनी में एक्सपर्ट्स हैं, तो वो मुझे बता रही थी, कहती हैं कि एक बड़ी अजीब सी उदासी के साथ कहती हैं कि अभी भी गायनाकोलॉजिस्ट सिर्फ मानते हैं कि डॉक्टर लेडी डॉक्टर होनी चाहिए, बाकी डॉक्टर हो, फॉर एग्जांपल टेक द एग्जांपल ऑफ अ सर्जन, तो दे डोंट फील कंफर्टेबल के सर्जन के साथ। सो जो आप बात कर रही हैं कि बैठ के वो बर्तन धो रही है और घर में जा रही है, ये तो सोसाइटी का लॉस है, उसकी पर्सनैलिटी डैमेज हुई वो है, लेकिन ओवरऑल देखें ये सोसाइटी का लॉस है। एक टैलेंट है, किसी भी टाइप का टैलेंट है, शी कैन बी एन एक्सीलेंट आर्टिस्ट, शी कैन बी एन एक्सीलेंट म्यूजिशियन, हम उसको एक्सप्लोर नहीं, ये मैं थोड़ी देर पहले अर्ज़ कर रहा था कि सोसाइटी अभी रेडी नहीं है एक टैलेंटेड, बासलाहियत, कामयाब खातून को कबूल करने के लिए एज इट इज, जो है एग्जैक्टली, उसको एक्नॉलेज करने के लिए कि हाँ ये हमसे बेहतर हो सकती है, हम उसको एक्नॉलेज करने के लिए भी तैयार नहीं है। सो ये जो मैंने फिर कहा, मैं फिर बार बार रिपीट करूँगा,
कि इसमें अच्छी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब लेकिन स्टिल जो आपने बात की, आप नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स का डाटा निकाल लें, डाटा ये बताता है कि शायद बहुत सी डॉक्टर्स, मोर देन वी कैन एक्सपेक्ट एंड इमेजिन, वो घर बैठी हैं। अच्छा, क्यों बैठी हैं? एक तो ये है कि उनको जो आपने कहा सोसाइटल प्रेशर ससुराल का आ गया, एक और वजह है, आई नो सम डॉक्टर्स जिन्होंने वॉलंटरली कहा कि अच्छा मेरा हस्बैंड कमा रहा है, दैट इज़ मोर देन अनफ, तो मैं सैटरडे संडे जस्ट प्रैक्टिस करूँगी, बाकी टाइम मैं बच्चों को दूँगी। सो दिस सेक्रीफाइस। और एक तो जो केस थे, मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अपने हस्बैंड से अच्छी डॉक्टर थी। अरे वाह, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं आपको। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तालीमी याफ्ता औरत अकेली क्यों रह जाती है। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। अच्छा, अब हम बात करेंगे उन ख़वातीन के बारे में जो शादी करती नहीं है और पता नहीं उनको क्या फेयर होता है, और फिर भी बस एक वक्त आता है वो अकेली रह जाती हैं। ठीक है, इंजॉय कर रही होती हैं अपना अकेलापन, वो जो उनका टाइम होता है, मगर एक सर्टन एज के बाद वो जो अकेलापन है ना, वो तन्हाई में तब्दील हो जाता है। उस पर बात कीजिएगा। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने एस्पेक्ट, ये आपने पहले भी बात की थी। अब इसकी वजूहात देखनी पड़ेंगी, शादी करती नहीं है या होती नहीं है, दैट इज़ डिफरेंट। तो अपना अकेलापन इंजॉय भी कर रही है। हाँ, मैंने एक तो ये है कि सोसाइटल प्रेशर उन पे कितना है। मसलन क्या माँ उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर पे, वो करना नहीं चाहती, पहला सिनेरियो वो करना नहीं चाहती, तो माँ ने कहा नहीं बेटी शादी कर लो, वही जो एक माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, माँ ने फोर्स किया, बाप ने फोर्स किया, बेटी शादी कर लो, शादी कर लो, हमारी ज़िंदगी में हम तुम्हारा घर बसा देख लें वगैरह वगैरह, वो एक टिपिकल जो चीज़ है। क्या वो प्रेशर ले गई या उसने फोर्सफुली कहा कि मैंने नहीं करनी, आई डोंट फील कि मुझे ज़रूरत है शादी की। एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट जो आपने थोड़ी देर पहले बहुत अच्छा बयान किया था कि रिश्ता वो मुताबिक उसके नहीं मिलता, वो बेहतर से बेहतर की तलाश में 22 साल की हुई और बेहतर, मतलब 23 साल की हुई, 24 साल की हुई, रिश्ते पसंद नहीं आ रहे क्योंकि वो मैच नहीं कर पा रहे। अच्छा, अब इसमें ना बड़ी सारी लेयर्स हैं, मसलन बिरादरीज़म है और बहुत सारी इसमें लेयर्स हैं, मैं इशारा दे रहा हूँ। तो शादी ना होने की एक से ज़्यादा वजह, अब दो बातें हैं, एक तो ये कि हो नहीं पाई, दूसरी ये है कि अपनी चॉइस थी उसकी कि उसने नहीं की, वो सारे प्रेशर्स उसने ले लिए उस औरत ने कि मैंने नहीं करनी, मेरी चॉइस ये है। अब जो लोनलीनेस है वो एक और तरह से है, अगर तो उसकी हो नहीं पाई ड्यू टू सो मैनी रीजंस। अब यहाँ पे फिर देखिएगा, वो औरत शादी करना चाहती है, उसकी हो नहीं रही, नो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। वो एजुकेटेड है, सब कुछ है, मैच नहीं मिल रहा या पेरेंट्स को पसंद नहीं, अब वो बोल नहीं रही कि मेरी कर भी दें। उसको हो सकता है कोई रिश्ता पसंद आए, लेकिन वो बोल नहीं पा रही कि मेरी कर दें, वही सोसाइटल प्रेशर्स। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कह रही हो मैंने शादी करनी है। सो एक ही एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि वो चॉइस है उसकी, जो कि सिनेरियो ज़रा कम होता है। अच्छा, ये सिनेरियो ज़रा कम है, वो कहती है मैंने नहीं करनी, मैंने नहीं करनी, प्रेशर वो ले जाती है, मैंने अपनी सक्सेस, अपनी लाइफ खुद एंजॉय। बोथ वेज लोनलीनेस होती है, अकेलापन होता है, लेकिन दोनों की डैमेज अलग-अलग होती है। दूसरी टाइप की जो है ना, जिसकी हो नहीं पाई, उसमें गिल्ट भी आ जाएगा कि मैं बोल पड़ती, फिर उसमें ब्लेमिंग भी आ जाएगी, फिर उसमें एक और चीज़ आएगी। एक मुझे कॉलीग बता रही थी कि कुछ ऐसे केस भी आते हैं कि वो कह रही होती हैं अच्छा मैं तब शादी उससे कर लेती, बड़ा अच्छा रिश्ता था। इस तरह के भी केस होते हैं। बड़ी बातें ऐसे सुनने को मिलती हैं, कोई बैठ जाए जिनकी ना हुई हो शादी, सिर्फ काम में लगी हो, बोलती होती हैं फलानी का तो मेरे लिए रिश्ता आया था, मैंने छोड़ा है, फिर इससे शादी हो गई। हाँ जी, तो अब ये जो तन्हाई है ना, ये ज़्यादा ख़तरनाक है। और फिर मैं कहूँगा इसके साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं। मसलन अक्सर ऐसी जो ख़वातीन होंगी, कोई भी हो जो तन्हाई महसूस करता है, मैं महसूस का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, एक्सप्रेस नहीं, बोथ आर डिफरेंट। बहुत से लोग तन्हाई महसूस करते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं करते। तो जो महसूस करते हैं, और बाज़ औक़ात लोगों को पता भी नहीं होता है, खालीपन सा अंदर महसूस हो रहा होता है जिसकी वजह नहीं होती, बिला वजह। अच्छा, अब जो नहीं कर रहे, दैट हैज़ साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। मसलन उनकी नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, बेवजह उनको थोड़ी देर के बाद ब्लड प्रेशर का मसला शुरू हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। इट विल बी ट्रांसलेटेड, कन्वर्टेड इनटू सम फिजिकल एस्पेक्ट। एक ग्लास है, उसमें पानी भरे जा रहे हैं, वो खाली नहीं हो रहा है, जस्ट लाइक दैट। एक प्लेट है, एक प्याला है, उसमें खाना डाले जा रहे हैं, मगर वो खाना कोई खा कोई नहीं रहा, जस्ट लाइक दैट। भरा हुआ होता है अंदर से इंसान, उसको बोलना होता है, कैथारसिस करने होते हैं, तो अब थोड़ा सा खाली हो जाते हैं ना, अब मेंटली भी थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। नहीं, फिर इसको मैं, ये तशबीह भी अच्छी है और ये तशबीह भी है, वोल्केनो भी हम कह सकते हैं कि अंदर आतिश विशां उबल रहा होता है। बट द थिंग इज़,
इट्स अ मिस्ट्री, ये इनविजिबल है सब कुछ। मतलब कैसे ये invisible? इनविजिबल है। बाज़ औक़ात मैंने अर्ज़ की कि वो लोग खुद नहीं महसूस कर पा रहे, वो कह नहीं पा रहे होते। देयर इज़ नो लैंग्वेज फॉर इट। ये जो तन्हाई है, मतलब महसूस भी नहीं कर पा रहे, फिर उसके बाद वो बता नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे। महसूस कर पा रहे हैं इतना कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। ओके, ये नहीं पता ये क्या है। डायग्नोस मसलन नहीं कर पा रहे। वो खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहे अच्छा, कि मेरे बच्चे हैं, सारा कुछ है, व्हाई आई एम फीलिंग लोनली, हाँ, बट दे आर फीलिंग लोनली। फिर हमारे मुआशरे में ऐसी लोनलीनेस के लिए कोई लैंग्वेज नहीं है। फिर एक और बात मैं कहूँगा, हमें अपने साथ रहना आता नहीं है, अपने साथ बात करना नहीं आता। अपने साथ रहना, अपने साथ बात करना, अपनी पहचान करना। हम अपने आप को पहचान देते हैं अपने एसोसिएशंस के थ्रू। ये डॉक्टर हैं, ये पीएचडी हैं, ये फ़लानी हैं, ये फ़लानी हैं, ये सीएसपी ऑफिसर हैं। एज अ पर्सन वो कौन है? वो शायद खुद से भी हमने कभी कलाम नहीं किया होता। हमें अपना पता नहीं, अपने से मुकालमा नहीं किया, अपनी पहचान नहीं की कभी। सो ये जो तन्हाई है, ये एक एस्पेक्ट इसका ये भी है कि अपने से कभी बात नहीं की, अपने से पूछा अच्छा नहीं। सुने, ये इतना अच्छा लगा मुझे, ये टॉपिक हमने आपके साथ रखना है कि अपनी पहचान क्या है, अपने आप को कैसे पहचाना है, क्योंकि ये मुझे एक ज़बरदस्त टॉपिक मिल गया। मुझे लगता है कि ये अभी तक हमने किया भी नहीं, किसी ने भी नहीं किया शायद। इस पे बात करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज हैविंग यू हियर फर्स्ट टाइम on my show, but it was very good. Thank you so much. Pleasure is mine. Thank you. Thank you. We'll take a short break. We'll be right back. वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे एलर्जी के ऊपर, क्योंकि आपको पता है ये जो मौसम है, खुश्क मौसम है, गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं और उसके बाद जो है ना अजीब सी ड्राइनेस वाला मौसम होता है ये। तो इस मौसम में जो है ना एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं लोगों को। आपको स्किन एलर्जी हो गई, दमा एलर्जी हो गई, ठीक है, ये आपने देखा है बहुत सारे लोग इन्हेलर लेके पॉकेट में घूम रहे होते हैं। फिर ये जो पोलन एलर्जी होती है, इस तरह की बहुत सारी सांस की तकलीफ, बहुत सी उसमें कुछ एलर्जीज़। तो ये सब कुछ शिकायतें सुनने को इसी मौसम में मिलती हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे पास हकीम फरहान साहब मौजूद हैं और आपको पता है कि अपनी हिकमत की रोशनी में बहुत अच्छी तरीके से रहनुमाई करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आपसे पूछते हैं हम, ये सारी एलर्जीज़ जो है वो कौन कौन सी इस मौसम में जो है आपको सुनने को मिलती हैं, पेशेंट्स आते हैं आपके पास? इसमें ज़्यादा जैसे फूलों का मौसम आता है तो पोलन एलर्जी आ जाती है। उसके अलावा आम रूटीन में कुछ ऐसी मेरी बेटियां बहनें ख़ास करके सुबह झाड़ू फेरती हैं तब डस्ट की वजह से एलर्जी हो जाती है। बाज़ुकात ऐसा होता है सुबह उठते ही जैसे ही ठंडी हवा पड़ी छींकी आना शुरू हो गई, तो ये ठंडे पानी की वजह से या ठंडी हवा लगने से भी एलर्जी हो जाती है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा किस्में हैं। बाज़ुकात आपका साइनस का इशू होता है, सांस की तंगी की वजह से आपको एलर्जी हो जाती है, सांस ठीक तरीके से नहीं आता, ठीक है, ग्लैंड्स की सोजिश आ जाती है, साइनोसाइटिस, इसकी वजह से मसला बन जाता है। बाज़ुकात ऐसा होता है कि आपको दमा हो जाता है जिसकी वजह से सांस की तंगी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली पैदा ये करती हैं कि आपको या तो छींकी आना शुरू हो जाती हैं, या कीड़ा आना शुरू हो जाता है, या सांस की तंगी शुरू हो जाती है। बाज़ुकात कई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस किस्म की एलर्जी होती है कि धब्बड़ वगैरह बन जाती हैं, वो भी सिस्टम। लेकिन आज चूँकि हम सांस के हवाले से बात करेंगे तो ये मामला, इसमें किसी किस्म की एलर्जी आ सकती है। जो खुश्क मौसम होता है इसमें जो टेम्परेचर है बॉडी का वो एक जगह सेटल नहीं होता, ऊपर नीचे रहता है। गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, पंखा तेज़ चला दो, फिर गर्मी, फिर सर्दी, कुछ इस तरह का मौसम ही चलता रहता है। बार बार एसी कम, एसी तेज़, बच्चे भी तंग करते रहते हैं। बैठे बैठे उनको गर्मी लगेगी, बैठे बैठे कहेंगे एसी बंद कर दो। बिल्कुल ऐसा, ये मौसम की चेंजिंग, बिल्कुल इसमें टेम्परेचर, असल में हमारी बॉडी जो है उसमें जब ये हसासियत बढ़ जाती है तब ये मसला पेश आता है। अब कोई भी आपके ना कुछ लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, हल्की सी भी कुछ मसला बने तो तबीयत अपसेट, हल्का सा मौसम चेंज हुआ, नज़ला जुकाम बुखार हो गया तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है नाक की। तो इसमें अक्सर औकात हम फिर कहते होते हैं कि अब ऐसा पेशेंट हमारे पास अक्सर आता है जी सुबह उठते ही इतनी ज़्यादा छींकियाँ आती हैं, इतनी ज़्यादा छींकियाँ आती हैं तो उससे पूरी बॉडी दर्द करना शुरू करती है। बॉडी दर्द ही नहीं करती, बुखार हो जाता है। तो उसमें फिर हम कहते हैं कि अगर आपको रात को सिर्फ पेट्रोलियम जेल, वैज़लीन सिर्फ नोज़ में लगा के सो जाएं तो उससे क्या होगा, सुबह आपको छींके नहीं आएंगे। क्या ड्राइनेस ख़त्म करेगा? हाँ, वो इसको ना थोड़ा सा पावरफुल कर देता है। फिर आपका ना जो नाक के अंदर सेंसिटिविटी होती है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाती है। ये कह लें कि आपका ऐसी लेयर ऊपर लग जाती है जिससे ना नाक थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है और वो जो बाहर से जो हवा या कोई चीज़ आती है उसे वो रोकता है, दिफाई निज़ाम आपका मजबूत हो जाता है।
तो वो करने से छींकें नहीं आएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर छींकों से बचना है, बड़ा सादा सा कुलिया पर रात को गर्म कैप पहन के सो जाएं, उससे भी आपको जी उस, लेकिन ये कि जिसको बेचारे को छींकें सुबह आती है ना, उसको पंखे के नीचे तो फौरन आएंगी। तो ऐसा पेशेंट जो बेचारा होता है ना, वो कहता है कि मुझे आराम आना चाहिए, क्योंकि सुबह जब छींकें आती हैं, इतनी ज़्यादा छींकें होती हैं कि उसकी तबीयत उससे बिगड़ जाती है, बाजू का तो पसलियों में दर्द शुरू हो जाता है। तो वो कहता है मुझे कोई रास्ता बताएं जिससे मैं बच सकूं। तो गरम कैप क्या करेगी? गरम कैप क्या करती है, उससे जो सर को मतलब सर्दी वाली कैप, हाँ जी, सर्दी वाली, उससे क्या होता है आपके सर के अंदर असल में जो बलगम रेशा कीड़ा ये पैदा कहाँ होता है, सर में, दिमाग में, दिमाग से पैदा होकर ये गले के, फिर गले से ये लंग्स के ऊपर गिरता है। तो इसका बेहतरीन जरिया क्या है कि ऊपर से पैदाइश इसकी कम की जाए। बलगम रेशा हमेशा पैदा होता है असाबियत में, बलगमी रतूबत में, सर्दी में। जब आपके अंदर ठंडक होगी तो बलगम रेशा ज़्यादा बनेगा। तो उसमें क्या है, अब आप आपने गर्म कैप पहनी, उससे बलगम रेशा बनना कम हो गया, ठीक है। जब कम हो गया तो उससे तबीयत आपकी बेहतर रहेगी। फिर इसमें बड़ा सादा से कुलिया, अगर आप किसी कंपनी का माजून लेना चाहें तो अतरीफुल उस्तुखुद्दूस के नाम से ना एक माजून मिल जाता है, बड़ा कमाल का माजून है। आधा चम्मच सुबह, आधा अतरीफुल उस्तुखुद्दूस, हाँ जी, ये किसी भी बड़ी कंपनी का ले लें, आधा चम्मच सुबह आधा शाम। ये केरे का बेहतरीन इलाज है। इनके गले के अंदर रेशा गिरता हो, छींकें मुसलसल इसकी वजह से आती हों, केरे की वजह से, उसका बड़ा बेहतरीन इलाज है। अच्छा, माजून में क्योंकि थोड़ा सा मीठा भी होता है, तो अब हर कोई शुगर पेशेंट या कोई आपको नहीं पता है इस्तेमाल तो नहीं कर सकेगा, कोई और ऐसा तरीका जो इसके और लिए? बड़ी सादा सी चीज़ है, घरों में अदरक पड़ा होता है, हाँ, दारचीनी भी पड़ी होती है जी। अदरक, दारचीनी और उसमें शहद मिला लें, इसका कहवा बना के पिएं। इतना कमाल का रिजल्ट है कि फौरी तौर पे आपका जो सांस की तंगी है, आपको जो केरा हो रहा है, जो आपको छींकें आ रही हैं, आपकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है एलर्जी की वजह से, आँखों से पानी आपको पता आना शुरू हो जाता है बाज़ुकात, फौरी तौर पे कप आपने पीना है, फौरी तौर पे आपकी तबीयत ठीक हो जानी है। वाह वाह। और ये नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, गले की खराश, खांसी, केरा, बहुत सारी चीज़ों के लिए एक ही कहवा है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। अगर इसको और अच्छा करना चाहते हैं तो तुलसी के पत्ते, जिसे हम न्याज़बो भी कहते हैं, अक्सर लोग घरों में लोगों ने लगाए होते हैं। तुलसी का पत्ता बड़ा खूबसूरत होता है, ज़बरदस्त होता है, उसका पत्ता जो है वो इसमें डाल लिया जाए तो यकीन करें और ज़बरदस्त रिजल्ट हो जाएगा। अरे वाह। अच्छा, और कोई ऐसे कहवा जात वगैरह की पीने चाहिए इस खुश्क मौसम में, या बिल्कुल नहीं पीने चाहिए? इस मौसम में मैं ये सोच रही थी, मैंने आपसे पूछना भी था कि गर्मी में कहवे जो है वो कोई मसला तो नहीं पैदा कर देंगे, वो ऑलरेडी मौसम गर्म है। अच्छा, यहाँ पे ना याद रखिएगा, मौसम के लिहाज से कहवा जात होती है। अब सर्दियों का मौसम है, आपके पास कोई पेशेंट आ गया जिसको गर्मी की वजह से नज़ला ज़ुकाम हो गया, आपने देखा होगा गर्मियों में भी नज़ला ज़ुकाम होता है। आप गौर से सुन लें, सिर्फ सर्दी का नज़ला ज़ुकाम नहीं होता, गर्मियों के मौसम में भी नज़ला ज़ुकाम होता है, ये सुने आप। और गर्मियों में जो नज़ला ज़ुकाम होता है उसमें अक्सर नाक से जो पानी रेशा आता है ना वो गाढ़ा होता है ना पतला होता है, बल्कि बार बार रेशा आके नाक में जलन शुरू हो जाती है, पेन शुरू हो जाती है। तो ऐसा नज़ला जब भी हो ये गर्मी की वजह से होता है। और कई लोग इसमें लस्सी पीते हैं तो फौरी तौर पे नज़ला ठीक हो जाता है, क्यों? वो गर्मी की वजह से। तो इसमें हम जो कहवा देते हैं उसमें हम कहते होते हैं कि उनाब ले लें, धनिया ले लें, सौंफ ले लें और सब्ज़ इलायची ले लें और गुल बनफ्शा ले लें। ये 5 चीज़ों का कहवा बना के पिए, फौरी तौर पे आपका नज़ला ठीक हो जाएगा। गुल बनफ्शा जो फूल होता है? हाँ जी, फूल होते हैं, बड़ा बेहतरीन है आपकी खांसी के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए, बुखार के लिए, और उसके साथ साथ ये सांस की तंगी पे भी बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। गुल बनफ्शा, इसका नहीं, इसकी खुशबू भी बड़ी प्यारी होती है। गुल बनफ्शा अकेला ही इसका कहवा बना के पी लिया जाए, बल्कि हम इसका शरबत भी बना के रखती हैं। ऐसे अफराद जिन्हें अक्सर गर्मियों में नज़ला ज़ुकाम बुखार रहता है, तो उनको आप सिर्फ शरबत बनफ्शा 1 चम्मच या 2 चम्मच पिला दें या पानी में डाल के पिला दें, बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है, फौरी तौर पे नज़ला ज़ुकाम ठीक हो जाता है। फरहान भाई नुस्खे यहाँ पर करके दिखाएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद, तो आ जाएं, फिर आपके लिए यहाँ पर चीज़ें तैयार करते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। अच्छा, अब हम कुछ ऐसे नुस्खे पूछेंगे आपसे, स्पेशली जैसे कि बंदा सो रहा है, ठीक है ना, मोस्टली ये होता है कि वो सांस जो है ना रुक जाती है, बिल्कुल बलगम से जो है ना, ड्राइनेस जो है वो नाक में ऐसी फंस सी जाती है, तो इन सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? इसके लिए बड़ा बेहतरीन है कि एक मैं आपको ड्रॉपर बताता हूँ बनाना। वो आप ऑयल मिक्स कर लें, दोनों साइडों पे आप एक ड्रॉप डाल दिया करें
उससे ये होगा कि एक तो आहिस्ता आहिस्ता वो आदत भी ख़त्म हो जाएगी, जो अंदर ना सोजिश हुई है ग्लैंड्स के ऊपर। बाज़ ऐसे पेशेंट आते हैं जी डॉक्टर ने कहा जी ऑपरेशन ही करवाएं, नहीं तो आपके ये गदूद जो हैं ग्लैंड्स ये काफ़ी बढ़ चुके हैं, नाक बंद ही रहता है, बाज़ सोते हुए भी नाक बंद हो गया, सांस फिर मुंह से लेना पड़ता है। तो अगर ये मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो इससे आपको ऑपरेट नहीं करवाना पड़ेगा। यानी कि जो लोग नाक का ऑपरेशन करवाते हैं वो नहीं करवाएंगे। बड़ा सादा सा नुस्खा है इसमें, रोगने जैतून ले लें और रोगने नीम ले लें। ये रोगने जैतून है 10 ml ले लें और 5 ml रोगने नीम ले लें। अच्छा, अब ये दोनों को लेके ना तो इसका आप एक ड्रॉपर बना लें, उसमें मिक्स कर लें। अब आपने रात को सोते वक्त दोनों साइडों पे एक एक ये डाल लेना है। इसके फ़ायदे सुन लें बड़े कमाल के। एक तो अगर आपको डॉक्टरों ने कहा कि आपके ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा सूज चुके हैं, अब आपको ऑपरेट ही करवाना पड़ेगा, तो आपने ऑपरेट नहीं करवाना। ये 3 माह के इस्तेमाल से आपका वो मसला हल हो जाएगा। अच्छा। दूसरा, ऐसे पेशेंट जिनको एपिलेप्सी मिर्गी का दौरा पड़ता है, उसके लिए इतना मुफीद है कि अगर ये इस्तेमाल किया जाए तो इससे मिर्गी का दौरा नहीं पड़ेगा। अगर हफ्ते में 2-3 दफ़ा पड़ता है तो 1 दफ़ा पे आ जाएगा फ़ौरन इस्तेमाल करने से पहली दफ़ा में, फिर आहिस्ता आहिस्ता दौरानियाँ कम होता जाएगा और ये मिर्गी का जो मर्ज़ है वो उसका ठीक हो जाएगा। अच्छा। इसका इस्तेमाल किया जाए। फिर उसके बाद ऐसे लोग जिनका सांस बिल्कुल बंद हो जाता है, ये नाक को खोलता है, सोजिश को ख़त्म करता है, यहाँ पे अगर बलगम रेशा है उसको ख़त्म करता है। अगर इसके साथ साथ आप यूकलिप्टस जो पौधा है जिसे हम सफ़ेदे के पत्ते कहते हैं, सफ़ेदे का दरख्त जो है, सफ़ेदे के पत्ते लेके उसको आप उबाल के उसकी स्टीम लें, भाप लें, तो फिर इसका रिजल्ट और ज़बरदस्त हो जाता है। अच्छा, नीम के पत्तों से भी फर्क पड़ता है? नीम के पत्ते भी बड़े कमाल हैं, उसकी भी आप स्टीम ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो कड़वापन होता है, मुंह के अंदर कड़वापन आ जाता है। ये भी इस्तेमाल करेंगे तो ये रोगने नीम है, लेकिन इससे भी थोड़ा सा मुंह के अंदर कड़वाहट आएगी, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कड़वा हाँ, ये थोड़ा सा कड़वाहट होती है ना, नीम का है, इसमें कड़वाहट थोड़ी सी आएगी। अच्छा, ठीक है, तो ये इसके फ़ायदे हैं। अब बाज़ ऐसा होता है जो लोग नेज़ल स्प्रे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, तो नेज़ल स्प्रे इस्तेमाल करने में भी आपका ये जो सफ़ेदे का दरख्त है, आप इसके पत्ते ले लें थोड़े से और 1 लीटर से 2 लीटर पानी ले लें, उसमें अच्छी तरह जोश दें। अच्छा, जोश देने के बाद ना अपना वो स्प्रे में डाल के रख लें। अब वो नेज़ल स्प्रे करें, यकीन करें आपको जब भी मसला बनेगा वो स्प्रे करेंगे, नोज़ आपका खुल जाएगा और मुसलसल इस्तेमाल से आपका ये मसला जान छूट जाएगी और ये मसला आपका प्रॉपर ठीक हो जाएगा। ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि खर्राटे। हाँ जी, ये आपने बड़ा ये भी तो एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, एलर्जी का ये कि असल में नाक के जो गदूद है उनका इशू होता है, और बाज़ ये थकन से भी होती है। बाज़ ऐसा है बंदा 2-3 दिन लगातार काम करता है तो उससे थकावट हो जाती है, तो उससे भी खराटे आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसका बड़ा सादा सा इलाज है। एक तो है ये सरसों का ऑयल। खराटे खत्म हो जाएंगी? जी, खराटे इलाज बता रहे हैं, खराटों का इलाज है, खराटे खत्म हो जाएंगे। आपको जितने मर्जी खराटे आते हैं, और खराटे जब आती हैं तो साथ वाला बंदा बड़ा परेशान होता है, उसे तो नींद नहीं आती। ठीक है, लेकिन अगर तो थकन की वजह से, जैसे अब लोग उम्रे पे जाती हैं या हज पे जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा सफ़र करने की वजह से, बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त करें, उसकी वजह से खराटे हैं, तो वो तो होता है वक्ती तौर पर उन दिनों में 2-4 दिन आए हैं थकावट की वजह से, वो कोई बीमारी नहीं है। अगर प्रॉपर हर टाइम उसको खराटे आती हैं तो ये बीमारी है। अच्छा, उसमें क्या करना है, सरसों का ऑयल नाक के अंदर आपने डालना, दोनों साइडों पे ड्रॉपर के साथ आपने डालना है। अल्लाह के हुक्म से पहले दिन से खराटे आना बंद हो जाएंगे। दूसरा, नाक के अंदर जाना। हाँ जी, ये नहीं कि ऐसे बस लगाना। अच्छा, इसका नुकसान नहीं है, गले में चला भी जाए तो इसका नुकसान नहीं है सरसों का। ठीक है। आप उसके बाद दूसरा है, ये तेज तो लगेगा ना नाक में, इधर ऐसे हल्का सा महसूस होता है, हल्का सा महसूस होता है। सरसों ऑयल या जैतून ऑयल, दोनों में से कोई भी लगा लें। इतना कमाल का रिजल्ट है कि आपके खराटे जो है अल्लाह के हुक्म से पहले दिन से ठीक हो जाएंगे। ठीक अच्छा, है, तो ये इस्तेमाल, हाँ जी, ड्रॉपर डालें, हाँ जी, एक ड्रॉपर, एक ड्रॉपर डाल ले, बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है इससे। फिर ये जो सरसों का ऑयल है, अगर आपको नज़ला ज़ुकाम अक्सर ही रहता है, यानी कि आप उठती हैं सुबह नाक में से रेशा और हर टाइम नज़ला ज़ुकाम, तो अगर रात को आप सिर्फ ऐसे उंगली के साथ लगा के सो जाए ना, तो इससे, और नाफ के अंदर ये सरसों का तेल लगा लें, तो आपका नज़ला ज़ुकाम भी जो हर टाइम रहता है वो खत्म हो जाएगा। ड्राइनेस भी खत्म हो जाती है। बिल्कुल, बड़ा बेहतरीन इसका रिजल्ट है। अच्छा, ये जो बॉडी जैसे बहुत ज़्यादा आपको पता है खुश्क हो जाती है इस मौसम में ख़ास तौर पे, फिर बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर भी बहुत सी एलर्जीज हो जाती है, उसका भी ऐसा चलता फिरता कोई आप बता दें? उसमें सादा सा इलाज है। अगर तो खारिश आती है एलर्जी से तो फिर और इलाज है। अगर सिर्फ धप्पड़ पड़ते हैं, जैसे एलर्जी हुई, आपको गोश्त से एलर्जी है, आपने गोश्त खाया, फौरन वो उभर आती है जगह आपके जिस्म, इसे कहते हैं धप्पड़ पड़ जाना। अच्छा, इसके लिए आप सिर्फ शहद लें, ये अच्छा वाला शहद लेके
1 गिलास पानी लें, घड़े का पानी जिसको मटके का पानी कहते हैं, 1 गिलास पानी में 1 बड़ा चम्मच ये डाल के ये पीना शुरू कर दें। सिर्फ 1 महीना पी लें, फ़र्क पहली खुराक से है, लेकिन 1 महीने के बाद आपका ये मसला नहीं रहेगा। आपके खून जो है वो प्योरीफाई हो जाएगा। ये मुसफ़ी खून भी बहुत अच्छा है, इनके खून को साफ करता है, खून की सर्कुलेशन को बेहतर करता है। तो ये इस्तेमाल करने से फौरी रिजल्ट आ जाता है। और शुगर पेशेंट भी इजीली, जो शुगर पेशेंट है वो, हाँ, बेरी का शहद शुगर पेशेंट इस्तेमाल कर सकता है और किसी दरख्त का नहीं। ठीक है, वो इस्तेमाल करेगा तो ऐसा इशू नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पोलन का भी बताना है आपने। हाँ, पोलन एलर्जी आजकल चूंकि मौसम जब फूल आते हैं, पोलन एलर्जी के लिए आपने कभी भी दारचीनी को नहीं भूलना। ये इतना कमाल का रिजल्ट है। आपने दारचीनी लेनी है 1 टुकड़ा, और इसके साथ आप ले लें ये मुनक्का और फिर ये लौंग। ये पोलन एलर्जी का आपको इलाज बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपके घर में होनी चाहिए। बेशक आप दारचीनी जो है, दारचीनी 1 टुकड़ा, लौंग 3 अदद, इसका कहवा बनाएं, उसमें शहद मिला के तो ये कहवा इस्तेमाल किया जाए, पोलन एलर्जी का बेहतरीन इलाज है। उसके बाद आपके घर में अदरक है, ये अदरक ले लें, इसको सूंड भी कहा जाता है। सूंड और दारचीनी इसका कहवा बना लें, ये छींकों का बेहतरीन इलाज, पोलन एलर्जी का बेहतरीन इलाज, गले की खराश का बेहतरीन इलाज, आपको खांसी हो रही है उसका बेहतरीन इलाज। लेकिन इसमें इस्तेमाल क्या करना है, मीठा शहद का इस्तेमाल करना है। तो इसको क्या पाउडर बनाना है? नहीं, पाउडर नहीं, इसका कहवा बना लें, वो ज़्यादा अच्छा है। कहवा बना के इस्तेमाल किया जाए, फौरी रिजल्ट है। अच्छा। आप 1 टुकड़ा दारचीनी का ले लें और 1 टुकड़ा छोटा सा इसका ले लें। अगर सुंड घर में नहीं है तो अदरक ले लें ताज़ा। ठीक है, बेहतरीन रिजल्ट है इसका। अच्छा, और ये कितने दिन इस्तेमाल करना है? ये तकरीबन 1 हफ्ता सिर्फ इस्तेमाल कर लें तो काफ़ी है। 1 हफ्ते के बाद इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, तबीयत ठीक हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना जैसे दालचीनी हो गया, लौंग हो गई, इनकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, तो फिर गर्म मौसम में कोई गर्म रिएक्शन? अब ये जो पोलन एलर्जी है ना, ये ज़्यादातर मसला किन को होता है, सांस की तंगी का या नज़ला ज़ुकाम, ज़्यादातर ये मसला होता है सर्दी की वजह से, बलगम रेशा ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, और जब ठंडक आती है तब भी ये साइनस आपका ज़्यादा शुरू हो जाता है, तो उसमें ये सारी गर्म चीज़ें बड़ा बेहतरीन रिजल्ट देती हैं। अच्छा। उसके बाद आपके पास तो कहवा जात जो है वो छोड़ने नहीं चाहिए? नहीं, उन दिन में पिए आप, कोई आप, अच्छा जिसको एलर्जी है उसको, वो तो बीमार है, वो गर्मी हो या सर्दी हो उसे इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद अगर हम आए, अगर आपको छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, नज़ला ज़ुकाम नाक से बह रहा है, तबीयत बड़ी बोझल है, सर भारी है, आंखों से पानी आ रहा है, तो आपके पास मुनक्का घर में पड़ा होता है। सिर्फ 11 अदद मुनक्का ले लें, इसका कहवा बना लें। मुनक्का आप देखें ना, पहले तो खून की पैदावार के लिए तो इसका आसानी कोई नहीं। आप इसको 3 से 5 दाने रात को भिगो दें, सुबह इसका पानी पी लें और ये मुनक्का खा लें। ये खून की पैदावार को बढ़ाएगा। अब आपने इसको एनर्जी के लिए, मैं कहता हूँ कि अगर आपको करंट लग गया ना तो आपके खून का, आपकी दिल की धड़कन 45 पे आ गई है, 40 से नीचे आ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऊपर आना, लेकिन 40 तक भी आ गई है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया हॉस्पिटल में जाके, तो ये मेरे भतीजे को एक दफ़ा करंट लग गया था। अब उसमें जब उन्हें करंट लगा तो उसकी जो दिल की धड़कन थी वो 42-43 पे आ गई थी। तो वो अब यहाँ पे आके ना, ये पोजीशन बड़ी ख़तरनाक होती है कि ऊपर आएगी कि नहीं आएगी। तो यकीन करें डॉक्टर भी पूरे दिन में बेबस हो गया। तो फिर मैंने ये मुनक्का जाके खिलाया उसे 20-25, एक तो उसने खुशी से खा लिए, मज़ेदार होता है, और जब उसने 20-25 दाने खाए ना तो दोबारा जब डॉक्टर आया तो वो 80 पे थी। वो खुद हैरान हो गया, ऐसी कौन सी चीज़ दी है। तो फिर मैंने बताया कि ये दिया, और यकीन करें उसके बाद इतने मरीजों का मैंने इलाज किया, आपकी हार्ट बीट रहती ही नीचे है, ऊपर नहीं आ रही। तो इसका मतलब कमज़ोरी, नकाहत बहुत ज़्यादा हो चुकी है आपको। मुनक्का आप खिलाना शुरू कर दें, ये आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा, और आपकी हार्ट बीट जो स्लो रहती है, कम रहती है, वो आपकी 70-80 पे आ जाएगी। यानी कि ये करंट लगने के बाद कमज़ोरी का भी इलाज है, इसके अलावा भी कमज़ोरी का इलाज। फिर अगर आप ये नाक का जो मैंने बताया, तो ये देखें एलर्जी का भी इलाज है, आपकी छींकों का भी इलाज है। ठीक है, तो ये आप उसमें 11 अदद मुनक्का लेके इसका कहवा बनाएं, इसमें शहद मिला के पिएं, फौरी तौर पर रिजल्ट है, लंबे चौड़े काम नहीं, फौरी तौर पर रिजल्ट है। अच्छा, ये जो अब फौरी तौर पर रिजल्ट तो आपने बताया कि तो पोलन वगैरह की चीज़ें जो मैं आपसे बात कर रही थी एलर्जी की, मगर एलर्जी की टैबलेट्स अगर जैसे कोई डॉक्टर दे देता है या कोई इलाज भी मिलता है, तो वो पोलन भी हर बार जब ये मौसम आता है तो फिर पोलन की जो दवाइयाँ खानी है, एलर्जी की है वो भी पूरी सारी ज़िंदगी साथ ही चल रही होती हैं कि भाई हमें तो एलर्जी, हमने दवाई खानी है। इसके बाद आप ब्रेक ले लेते हैं, फिर बताइए हमें ये बात, ठीक है? चलिए जी, ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, हम ये पूछ रहे थे कि जो एलर्जी की मेडिसिन होती है वो सारी ज़िंदगी लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि हमें भाई एलर्जी है, हमें तो ये गोली खानी है, हमें तो ये दवाई खानी है, हमें तो नुस्खा करना है। तो ये पोलन की हो गई, एलर्जी की हो गई, तो क्या ये सारी ज़िंदगी साथ खानी है? बिल्कुल साथ नहीं खानी।
ऐसा पेशेंट जो होता है अपनी हरारत कायम रखे, हम इसका इलाज करते हैं 2 से 3 माह। जब उसकी हरारत पूरी रहती है जिस्म की, उसके बाद ये मसला नहीं बनता। पता कैसे चलेगा? हाँ, इसके वो- कोई टेस्ट होते हैं हाँ, जिससे टेस्ट- पता चलता है कि हरारत जिस्म की सबसे कम हो गई पहले है? सबसे पहला टेस्ट तो ये होता है कि जब आपको एलर्जी, पोलन एलर्जी हो रही है, तो अगले साल आपको नहीं होगी, तो आपको पता चल गया आपकी बॉडी ठीक हो गई है। अच्छा, खुद उसके से बाद ये आपको आप, छींकें जॉब आना कर बंद हो सकते गई हैं, हैं, ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब आप ठीक हो गए। तो ये सबसे फिर नहीं पहला खानी? फिर जरूरत ही नहीं है खाने की। हम कुछ अर्सा कहते हैं कितना सा खा ले, तो उसके बाद आपको ये मसला नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। इसी तरह आम मशहूर है कि अगर आपको सर में कमज़ोरी है, कमज़ोरी की वजह से नज़ला ज़ुकाम आपको बहुत रहता है, कीड़ा बहुत रहता है, तो कमज़ोरी की वजह से सर दर्द भी रहता है और आपको सांस का इशू भी बन जाता है और सांस की तंगी भी बन जाती है। तो उसके लिए एक और बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है, गले में अगर कीड़ा गिरता हो, सिर्फ गले में कीड़ा गिरता हो, तो उसमें क्या करना है, चने ले लें 50 ग्राम, सौंफ ले लें 50 ग्राम, उसके बाद ये बादाम की गिरी ले लें 50 ग्राम, इसका फाइन पाउडर कर लें। और ये मैं समझता हूँ कि बच्चों को तो अक्सर खिलाने चाहिए, ये दिमागी कमज़ोरी के लिए, केरे के लिए बेहतरीन इलाज है। जिनको बलगम रेशा बहुत रहता है, केरा गिरता ही रहता है हर टाइम, बोलते क्योंकि- भी है तो नाक बंद हाँ, बच्चों की उनका ना। फिर- हाँ, उनका मसला क्या होता है, उनके बाल बड़ी जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। ओके। ठीक है। और ये बाल जो सफ़ेद होते हैं उसका बेहतरीन इलाज है। ओह माय ठीक है। गॉड। अच्छा, और फिर से क्यों? हम सौंफ, चना और बादाम बादाम की गिरी, ये 3 चीज़ें, इसका हम मिकदार फाइन पाउडर? हाँ जी, इनका फाइन पाउडर करके ये इस्तेमाल किया दूध जाए। में पिला दें हाँ जी, दूध में पिला दें, या पानी के साथ? ये पानी के साथ खाएं। दूध के साथ ऐसा कि केरा पैदा करेगा। अगर दूध केरा पैदा करता है तो फिर दूध नहीं पानी, अगर दूध केरा नहीं करता तो उसमें दालचीनी डाल लेना, दालचीनी और लौंग डालने से ना फिर वो बलगम रेशा पैदा नहीं करता, ठीक तो है। फिर वो अच्छा है उसके लिए। और दमे के लिए भी हाँ, बता दमे के लिए ये बेहतरीन चीज़, एक ही इलाज। लोग कहते हैं जी दमा दम से ही जाता है, इनके मरने के बाद ये इनके दमा ख़त्म नहीं होता, दम निकलेगा हाँ तो जी, दम आ जाएगा। दम आ जाएगा। लेकिन इसके लिए ये अल्लाह ने इतनी खूबसूरत चीज़ पैदा की, अब देखती हैरान होगी, ये तो बालों के लिए है। अक्सर लोग रीठा इस्तेमाल करते हैं बालों के लिए, या पहले ये बर्तन धोने के लिए, साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है दमा। अगर आप इसका ये छिलका उतार लें या फिर पूरा ही साबत ही, इसको थोड़ा सा धूप लगा बीज के, समेत? हाँ जी, धूप लगा लें, धूप लगा के इसका फाइन पाउडर करवा लें। अच्छा। ये घर वाली ग्रैंड से नहीं होगा, ये आम जो पंसार स्टोर पे लगी होती है ना छोटी मशीनें, उनसे उनमें होगा। से उनसे लोहे आप वाली? जाकर, हाँ जी, लोहे वाली, उससे आप इसका फाइन पाउडर करवा लें। इतना पाउडर हो कि आप बाद में इसको ना कपड़े से छान लें बारीक। अब ये पाउडर हो गया। अब 65 mg 65 मिलीग्राम, बिल्कुल थोड़ी सी दवाई बनती है कैप्सूल में। वैसे इसका जायका थोड़ा सा अजीब सा होता है। आप इसका ना कैप्सूल भरें 125 ml, 125 ml कैप्सूल में ना तकरीबन 65-66 ग्राम दवाई आएगी। ओके। ये एक कैप्सूल खाना शुरू करें पहली खुराक से। जो दमे का मरीज़ है, जो सांस बेचारा अटक अटक के लेता है, बड़ी मुश्किल से लेता है, उसकी वो सांस की तंगी पहले कैप्सूल से, और ज़्यादा लंबा इलाज नहीं है, 7 से 21 दिन तक बस इसका इलाज करना, अल्लाह के हुक्म से दमा नहीं रहेगा। ठीक है। ये इतना ज़बरदस्त दमे का इलाज है कि दमा दोबारा और नहीं दमे रहेगा। के लिए कोई ऐसी परहेज भी बता दीजिए कि कोई कुछ ऐसी चीजें जो नहीं खानी चाहिए जिसकी वजह से दमे की शिकायत ज्यादा दमे होती का है? जो मरीज़ है उसको चावल के लिए बड़ा जी, मैंने सबसे सुना है। पहला राइस, चावल नहीं इस्तेमाल करे, उसके बाद दही इस्तेमाल ना करे, लस्सी इस्तेमाल ना करे, दूध इस्तेमाल ना करे। दूध अगर इस्तेमाल करना है तो दालचीनी और लौंग डाल के करे। उसके बाद आलू गोभी वगैरह, यानी कि जिसको हम कहते हैं बादी चीज़ें जो बलगम रेशा पैदा करती हैं, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इस तरह की चीज़ें ऐसे पेशेंट की बंद करेंगे। काले चनों का शोरबा बड़ा कमाल का रिजल्ट है। देसी मुर्गी का शोरबा बड़ा अच्छा है। करेले, मेथी, पालक, साग, इस तरह की चीज़ें ऐसा पेशेंट जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। बादाम की गिरी और मेवा वो भी इस्तेमाल कर सकता है। बड़ा कमाल का रिजल्ट है इसमें। अगर इसमें दमे की भी आगे किस्में हैं, 3 किस्म का होता है। अगर दमा खुशक है, ये सर्दी वाले दमे का है। अगर दमा खुशक है, आपके अंदर ड्राइनेस रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो उसके लिए बड़ा बेहतरीन है कि आप सना मक्खी ले लें 80 ग्राम, और उसके बाद इसमें अजवाइन ले लें 50 ग्राम, इसमें आप नशादर ठीकरी ले लें 30 ग्राम, सुंड ले लें 20 ग्राम, काली मिर्च ले लें 10 ग्राम। इसका फ़ाइन पाउडर करके ये साथ ना कैप्सूल भर दें। एक सुबह शाम 500 mg का कैप्सूल खाया जाए। इससे क्या होगा, स्टूल सही आएगा आपको, इससे आपका दमा ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आप जैतून ऑयल या देसी घी या रोगने बादाम या कैस्टर ऑयल 1 कप गर्म पानी में 1-2 चम्मच मिला के इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें, तो जो खुश्की की वजह से दमा होता है, ड्राइनेस की वजह से होता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद गर्मी की वजह से भी दमा होता है। गर्मी में लंग्स में बलगम रेशा फंस जाता है, तो उसमें क्या होता है, वो फिर निकलता नहीं है। जब निकलता नहीं है तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि ये दमा हो जाता है। उसमें फिर हम सादा सी ग़िज़ा बताते हैं। खांसी भी अगर इस वजह से हो तो ये 2 चीज़ें हैं सादा सी। ये देखें आम, ये नमक है,
आम नमक, ये काली मिर्च है। अब नमक थोड़ा सा ले लें और काली मिर्च ले लें। काली मिर्च और नमक इसको अपना कहवा बना के इसमें शहद मिला के इस्तेमाल कर लें, या काली मिर्च और नमक इसको पाउडर करके चुटकी मुंह में रखें, इसको चूसते जाएं, यकीन करें कमाल का रिज़ल्ट है। फौरी तौर पे बलगम रेशा जहाँ पे निकाल देगा और इससे फौरी तौर पे सांस बहाल हो जाएगा। जैसे अक्सर बच्चों को बलगम रेशा यहाँ पे जम जाता है, बड़ों को जम जाता है, बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका कि आप इसे इस्तेमाल करवाएं। 2-3 काली मिर्ची हों और 1 चुटकी इसके नमक की, बस ये काफ़ी है, फौरी तौर पर इसको नीचे ले जाएगा। और एक चीज़ और, दमे वाले बंदे का एक चीज़ याद रखें हमेशा, ऐसा बंदा जो है सरसों का तेल जो है, बच्चे हों बड़े हों, सरसों का तेल ले लें। सरसों का तेल आपने ले लेना, इसके अंदर लहसुन जला लें। अब अगर आपका 100 ग्राम ये तेल है तो इतना बड़ा पीस उसका लहसुन का ले लें, जला लिया, अब आपके पास तेल तैयार हो गया। इसका मसाज करें, यहाँ पे चेस्ट के ऊपर मसाज करें, बैक पे मसाज करें। अक्सर बच्चों का चेस्ट का रेशा हो जाता है, बलगम रेशा जम जाता है, उसके लिए कमाल का रिजल्ट है। ये आप मसाज करके ऊपर कपड़ा बांध दें। कोसा तेल? हाँ, नीम गर्म तेल, ज़रा नीम गर्म बांधेंगे ना तो तजर्बा तो आपको भी काफ़ी ऐसी ये बेहतरीन है। ये बच्चों का बलगम रेशे के लिए अच्छा है, सांस की तंगी के लिए अच्छा है। अगर इसके साथ सुहागा फुला करके रख लें, फुला करके वो शहद में मिला के दे दे थोड़ा सा, अब वो चिटाने से क्या होगा कि बलगम रेशा फ़ौरन बाहर निकल आएगा, सांस की तंगी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ये जो है ऑयल, अगर आप ये मसाज करते हैं, ये दर्दों के लिए बेहतरीन है। प्लस अगर यहाँ पे बलगम रेशा नहीं जा रहा, चेस्ट आपकी भरी हुई है, तो ये ऑयल इस्तेमाल करें, यकीन करें कमाल का रिजल्ट है। ठीक है, इसका ऑयल बना के रखें, मसाज करें, ऊपर कपड़ा बांधें, फौरी तौर पे आपको सुकून हो जाएगा। क्या बात है, गरमाइश के साथ जो है बड़ी आराम मिलेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का शो जो था ख़ासतौर पे एलर्जी के हिसाब से हमने किया है, इसमें जितने भी हमने नुस्खे बताए हैं ऑल सेफ, ट्राई कीजिए, अपनी सेहत को अच्छा कीजिए। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। रुखसाना खुर्शीद मेरे पास अपनी स्टोरी लेकर आई हैं, ज़बरदस्त स्टोरी है, मैं चाहूँगी आप इनकी ज़बानी ख़ुद भी सुने। शायरा हैं, बहुत अच्छी शायरी करती हैं, तालीमी याफ्ता नहीं है मगर उसके बावजूद शायर बन गई हैं। और किस तरीके से, मतलब जब आपके पास इल्म की सपोर्ट ना हो उसके बावजूद आप शायरी करें, बड़ा क्रेडिट वाला काम है। दूसरा फिर एक शो है मज़ाकरात के नाम से, वहाँ जाकर उन्होंने अपनी शायरी सुनाई तो लोगों ने बहुत पसंद किया, पज़ीराई हासिल की। इनके मियाँ जो खुर्शीद साहब हैं वो गायकी से ताल्लुक़ रखते हैं, गुलकार भी हैं, बड़ी अच्छी आवाज़ है उनकी, हम उनसे सुनेंगे भी गाना। तो बेगम जो है वो शायरी करती हैं, मियाँ जो है वो गाते हैं, और मिस्त्री हैं। एक्चुअली उनका जो सही काम है वो ये है कि मज़दूर है, मिस्त्री हैं। बहुत गुर्बत देखी है इन्होंने, बड़ी गुर्बत से अपने आप को स्टैंड आउट किया है, सोशल मीडिया पे अपना एक नाम बनाया है और मेहनत कर रही हैं। तो आज हम इनकी ज़बानी सुनेंगे कि 5 बच्चे और शदीद गुर्बत, बहुत तकलीफ़ है, उसके बावजूद अपने शौक़ को कैसे आगे लेकर आई हैं, ये स्किल्स कैसे लोगों को दिखाए अपने। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे पास ज़बरदस्त कपल मौजूद है, क्या कहेंगी जी? जी, एक शौक़ हर बंदे के दिल में होता है। हमारी शादी को 18 साल हो गए हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह से मेरी 4 बेटियां हैं और 1 बेटा है। 5 हो गए जी, 5 बच्चे हैं। बड़ा या बड़ी? पहले बड़ी बेटियां हैं, बेटियां, बेटा छोटा है। अच्छा, और सबसे आखिर में बेटा है? नहीं, 3 बेटियों के बाद 1 बेटा है। हाँ। और उसके बाद 1 बेटी है। अच्छा, बेटी कितने साल की है? वो 4 साल की है, बेटा 8 साल का है, वो 2 क्लास में पढ़ता है। अच्छा, पढ़ाई भी करें, वाह वाह। तो ये कहाँ से कहानी शुरू हुई, जो शौक़ और ख्वाब आपने देखा? ये कहानी जब मैं छोटी थी ना, तो तब टीवी का दौर था। तो टीवी में एक प्रोग्राम लगा करता था, आज भी माशाल्लाह से वो बड़ा मकबूल है, तारक अजीज़ प्रोग्राम। अरे वाह, क्या बात है जी। तो वो तारक अजीज़ साहब जी, मेरी अम्मा, हम सब बड़े शौक से देखा करते थे। ये वो दौर था जब टीवी के आगे लोग बैठ के इस शो को देखते थे। जब एक मोहल्ले में सिर्फ एक टीवी हुआ करता सारे आते थे, टाइम पे बैठ के देखते थे। वाह, अच्छा। तो उसमें एक स्पेशल सेगमेंट हुआ करता था शायरी का, जिसमें बड़े यूनिवर्सिटियों से, कॉलेज से बच्चे आते थे, मुकाबला हुआ करता। तो वो दिल में एक शौक। ठीक है। अच्छा, अब वहाँ पर बच्चे आते थे यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, तो आपने तालीम भी नहीं हासिल की? आपकी तालीम कितनी? मेरी थोड़ी सी तालीम है। कितनी? तकरीबन मैट्रिक तकरीबन। गांव में और गरीबी माहौल में इतना ही ये बहुत ही होती है उधर, बड़ी होती है। ठीक है। तो वो जब देखा करते थे तो दिल में शौक आया कि
एक वक्त मैं भी ऐसे जाऊंगी, शायरी करूंगी, लोग देखेंगे, और वो एक यानी कि हालात ज़िंदगी से जो सबक मिले वो कलम बंद करती रही, वाह, उनको लफ्ज़ों की सूरत देती रही। तो माशाल्लाह से फिर हमारी शादी, जिस तबके से हम हैं वहाँ पे शादी यानी कि ख़ास तौर से बेटी की उम्र नहीं देखी जाती, बस ये देखा जाता है कि ये बड़ी हो गई, इसकी शादी कर दो। आपकी किस उम्र में हुई थी? मेरी तकरीबन 14-15 साल उम्र थी जब मैट्रिक कर लिया था या जाके मैट्रिक? नहीं, मैट्रिक तकरीबन दरमियान में ही रह गया था। दरमियान में रह गया था। हाँ, तो अच्छा। मेरी शादी हो गई। तो वैसे फिर जब शादी हो गई तो मुझे नात खानी, शेर व शायरी का बचपन से ही शौक़ था, लिखती थी शुरू से। फिर जो मदरसा में जाती थी कुरान पाक की तालीम के लिए, माशाल्लाह, तो वहाँ पे रबी अव्वल में, रमज़ान मुबारक में महफ़िलें होती हैं, वहाँ पे पढ़ा, नात शरीफ की हाज़िरी दिया करती थी। तो उस्ताद मेरे और लोग बड़ा अप्रिशिएट करते थे, तो वो शौक़ यानी कि बढ़ता गया, परवान चढ़ फिर गया। ये हिडन टैलेंट जो चल रहा था आपका और जी। परवान चढ़ रहा था, तो ये इस एकदम से सोशल मीडिया की नज़रों में सामने कैसे आया? ये कैसे? वो हम ना 12 बहन भाई हैं माशाल्लाह से, मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने, मेरे माँ बाप ने बड़े लाड प्यार से मुझे पाला। फिर जब शादी हुई तो यानी कि हमारे माहौल में, हमारे तबके में ये वसाइल नहीं थे, यानी कि टीवी के सामने आने के लिए, सोशल मीडिया पे आने के लिए ये वसाइल नहीं थे। शौक़ दिल में बढ़ता गया, लिखती रही। वो एक एक लफ्ज़, एक एक लाइन, एक एक गज़ल किताबों की शक्ल में आ गई। अब माशाल्लाह से मेरी एक बुक मुकम्मल है शायरी की, वाह, और दूसरी भी तकरीबन मुकम्मल है। वाह वाह वाह। तो फिर मेरी शादी हो गई। मेरे मियाँ मेरे मामू के बेटे हैं, तो इनको यानी कि पहले भी पता था कि ये लिखती हैं, कज़न थे ना। इन पे लिखा कोई शेर आपने? जी। क्या लिखा? ज़रा वो सुनाए, फिर मैं मियाँ से बात करूँगी। वैसे अगर मैं आज आपके सामने बैठी हूँ ना, तो इसमें मेरे बच्चों का मेहनत, मेरे बेटियों की सपोर्ट, मियाँ की। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, गरीब तबके से हम ताल्लुक़ रखते हैं। इस मेरे शौक़ में मेरी बेटियों का बचपन ख़त्म हो गया। क्यों? मेरी सपोर्ट के लिए उनकी तालीम छूट गई। पहले सरकारी स्कूल में पढ़ते थे बच्चे, बेटियां मेरी। आपकी सपोर्ट में मुझे समझ नहीं आया किस तरीके से? वो ये हुआ ना कि जैसे अब हम आए हैं, चीचा वतनी से आए हैं, माड़े बंदे के लिए तो यानी कि एक दिन का खाना, रोटी भी बड़ी मुश्किल होती है। तो बच्चियां मेरी मेहनत करती हैं, तो वो फिर ख़र्चा, किराया, वो सारा निज़ाम। बच्चियां मेहनत करती हैं? जी, हम सब क्या काम करती हैं बच्चियां? फसलों में मेहनत मजदूरी मिल के करते हैं। जब हम पहले प्रोग्राम में आए थे, तकरीबन साल हो गया है, तो तब बड़ा ख़र्चा हुआ था। उससे पहले मैं एक दफ़ा बीमार हुई थी सर्दियों में। उस बीमारी की वजह से फिर प्रोग्राम में आने जाने के लिए बड़े पैसों की ज़रूरत थी, ख़र्चे की ज़रूरत थी। तो मेरी बेटियों का स्कूल छूट गया था, उनकी तालीम ख़त्म हो गई थी। मेरी बड़ी बेटी तब 8 क्लास में पढ़ती थी और छोटी 5 में, दोनों पढ़ती थी। अब वो हमारे साथ काम करती हैं, मेहनत मजदूरी करती हैं। तो अच्छी खासी आपने तकलीफ़ें देखी, बड़ा स्ट्रगल हमने देखा में, और बहुत स्ट्रगल किया। और जब हमारी शादी हुई थी, एक कच्चा मकान था हमारा, जिसमें मेरा सास और ससुर मुझे ब्याह कर ले गए थे। अब इस वक्त मैं आपके, ये एजाज़ है मुझे, मैं अपनी गरीबी नहीं आपके सामने शो करवा रही हूँ, ये एजाज़ है, बता रही हैं जी, ये एजाज़ है कि आज मेरे सर पे वो छत भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत है कि मैं आज आपके बीच में, आपके सामने बैठी। ओए वजिंग ब्रेक लेते हैं, ज़रा ब्रेक लेते हैं भाई। कितने दुख हैं दुनिया में, ज़माने में। ब्रेक लेते हैं भाई। स्ट्रॉन्ग स्टोरी, सीरियसली, बट मोटिवेशनल स्टोरी है ये। इससे आपको मोटिवेट होना चाहिए, इसीलिए ये स्टोरी हम आपके सामने रख रहे हैं। खुर्शीद साहब, आप अपनी स्टोरी भी बताइएगा। जब ये आपकी ज़िंदगी में आई, इनके शौक़ का आपको पता चला कि शायरा बनना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो आपने किस हद तक सपोर्ट की, कैसे सपोर्ट की? हमारा जो कल्चर है ना आप जी, वो बहुत लो
सोसाइटी से बिलोंग करता है। अब है मिस्त्री भी, हाँ, मजदूर करते हैं उधर आप जो है ना लेडी उसको इस बात पे आमादा नहीं किया जाता। शौक तो दूर की बात, नाम भी लेना गवारा नहीं। फिर वो जो हमारे कबीले वाले हैं ना, जब हमने इस बात पे चर्चा की, बात की भाई ये बात, वो कहते भाई भी इनके कि यार ये फिर इसकी तस्वीरें भी चलेंगी। मैंने कहा साहब ज़ाहिर तो यार ये तो बात हमारे है नहीं भाई। मैंने बोला आपके नहीं है, वाइफ मेरी है, यानी कि सरपरस्ती मेरी है। आपकी तो जब थी उस वक़्त जो भी था, अब आप इसको मना नहीं कर सकते। हाय क्या बात है, अरे वाह। मेरे मियाँ ने बड़ा ही साथ दिया मेरे इस शौक के लिए, और बड़ी मेहनत, बड़ा एक सलाम है। वक्त, वाह। यानी कि जिसे कहते हैं ना, आपने कहा कि आप इनके लिए कुछ, मैं इनके लिए जो इन्होंने मेरे लिए कर दिया ना, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है इनके लिए लिखने के लिए। लेकिन मैंने नहीं वाकई मैं समझ सकती हूँ जिस कल्चर से आप लोग हैं, जिस तरीके का आपका माहौल है, जहाँ पे आप लोग रहते हैं, जिस गांव से, वहाँ पे लोगों ने बड़ी आवाज़ें कसनी थी, जी, इनको अभी भी बोलना था। कसते बीवी हैं। टीवी पे आ रही है, अभी बीवी भी की कसते तस्वीरें हैं। छप हाँ रही जी, हैं, जिगरा इन्होंने पकड़ा कि नहीं मेरी भी। इन्होंने बड़ा हौसला किया। नॉर्मल लाइफ से वो बात अलग होती है, जिस जगह से आप लोग आए ना, उस जगह पे स्टैंड आउट होना, बीवी के लिए खड़ा होना कि हमारे यानी कि इलाके वाले पहले। फिर इन्होंने जब बात की ना, वो नाते वगैरह पड़ती थी, तो पहले 2 हफ्ते कह सकते हो, तकरीबन मेरा ख्याल है 15 में, ये जैसे आदमी ज़हनी तौर पे मेंटल की तरफ नहीं जाता है, ऐसे जुनून मैंने इसको, वो एक हमारी छोटी बच्ची है, उसको नाते पढ़ने का, शौक है, कलाम पढ़ने का शौक, दादी से पढ़ा। वो हमारी बड़ी थी, वैसे बैठे गुनगुनाती थी, तो वो बच्ची पढ़ती थी। उसकी वजह से इसमें ज़्यादा वो काम तो बचपन से ये भी कर रहे थे, हम भी थोड़ा बहुत शौक था, लेकिन करते थे, घर में करते थे जुमेरात वगैरह, क्योंकि हम ये जो सदात है ना, इसके ज़्यादा मानने वाले हैं। अच्छा। हाँ, फिर कुछ हमें सुनाइए बेना, ज़रा देखने वालों को ख़ास तौर पे कोई ऐसे शेर सुनाइए जो आपने ख़ास हमारे प्रोग्राम के लिए तैयार किए हो। जी, जब फिर मेरी बुक मुकम्मल हुई तो वो फिर हम अपने मुर्शिद के पास ले गए। तो उन्होंने कहा कि आजकल दौर यानी कि सोशल मीडिया का चल रहा है, आप एक मोबाइल ख़रीदें, उसमें रील बना बना के, पोस्टें बना बना के, यानी कि अच्छा मशवरा दिया ना, जी। सही मशवरा दिया, जी। बिल्कुल। तो फिर हमने पूरा साल मेहनत की, मुखलिस थे आपके साथ, सही कहा मैंने। पूरा साल मेहनत की, हमने एक मोबाइल लिया, वो हमारा चोरी हो गया। वाह। तकरीबन हफ्ते बाद हफ्ते बाद ही चोरी हो गया। अब ये तो आपका बेवकूफानापन है ना, नहीं मकानापन में अपना मोबाइल चोरी करवा दिया। क्या वो ना किया? बस उर्स था, उस उधर पे गए हम थे, मेले पे उर्स गए थे, वहाँ पे हाय रश बड़ा होता है, आपको पता है, शादियों पे, मेलों पे बड़ा रश होता है, तो उधर चोरी तो हो वो एक नबीना लड़का था, उसे मैं क्रॉस करवा रहा था, ऐसे हाथ ऊपर उठ गया। तो नाबीना था या नहीं था? नबीना था, रियल था। रियल था। वो ना रश था ना, तो ये उसको सड़क पार करवा रहे थे, तो इन्होंने उसको ऐसे पकड़ा हुआ था, तो ऐसे जेब से किसी ने निकाल हाय लिया। अल्लाह। वो रश में ना जेब, बस कोई चोरी, जेब काट गया, जेब काट गया, मगर आपकी किस्मत नहीं कोई काट सकता। जी। ये देख ले किस्मत आज आपकी कहाँ बैठी है आप। तो मेरी बच्चियों की मेहनत थी, हम जब वो चोरी हुआ ना, तो हमारे घर में ऐसे हो गया जैसे फौतगी हो जाती है। 3 दिन मेरे बच्चों ने खाना, मेरी बेटियों ने खाना नहीं खाया। अब आप बस अपना नाम बनाएं, आप शेर सुनाएं मुझे, देखें यहाँ से शेर आपके कैसे भागते हैं। वाह जी। जी, तो बड़ी एक आपका लिखा शेर यहाँ पे। जी, बड़ी प्यारी मेरी गजल आपके शो के लिए अच्छा स्पेशल। गजल, ठीक है जी। ठीक है, गुड गुड। अश्क ऐसे तो ना बहाया करो, इस कदर हमको ना सताया करो। वाह। अश्क ऐसे तो ना बहाया करो, इस कदर हमको ना सताया करो। बात कर हो कोई मामूली सी, बात कर हो कोई मामूली सी, दिल पे इतनी भी ना लगाया करो। वाह। हम कहीं तुमसे दूर जाएं तो, हम कहीं तुमसे दूर जाएं तो, इतना भी हमको ना बुलाया करो। वाह वाह। हमको भी प्यार है बहुत तुमसे, हमको भी प्यार है बहुत तुमसे, हमको भी प्यार है बहुत तुमसे,
तुम ज्यादा भी ना जताया करो। वाह, लूट लिया मेला। अच्छा आगे। नाजनी नाजो अदा भी ऐसे, वाह, नाजनी नाजो अदा भी ऐसे, ऐसे। सामने आके दिखाया ना करो। वाह वाह, गर मैं चाहूँ तो दिल के अफसाने, गर मैं चाहूँ तो दिल के अफसाने, देखो तुम हमसे छुपाया ना करो। वाह। दूर होने पे जो बने रंजिश, दूर होने पे जो बने रंजिश, दूर होने पे जो बने रंजिश, राबते इतने ना बढ़ाया करो। आहा। और आखिरी शेर के, रंजिशें होती हैं मेहमानों से, मेहमान आते चले जाते हैं, हाँ। रंजिशें होती हैं मेहमानों से, आए जाए तो घबराया ना करो। वाह, कितनी भारी बात की है। रंजिशें होती हैं मेहमानों सी, आए जाए तो ना घबराया करो। वाह, जी, मेहमान वाह, आते वाह। चले जाते हैं, उसी तरह रंजिशें भी इतने हाँ, वक्त आती की हैं, होती चली हैं जाती कि हैं। आती हैं चली चले जाते हैं। लेवल है। ओए होए, लेवल है। आपसे गाना भी सुनना है भाई, सुनाए जी। समझे आप अपनी बेगम के लिए सुना रहे हैं, जितनी मोहब्बत जितनी कुर्बानी आपने इनके लिए दी है, समझे आप इनके लिए सुना रहे हैं, क्या सुनाएंगे आप हमें? कौन? हाँ जी। पंजाबी का कलाम है, तो मैं पेश करता हूँ। हाँ। वे माया तेरे वेखण नूं, वे माया तेरे वेखण नूं, चुक चरखा गली दे विच डावां, वे माया तेरे वेखण नूं, वे माया तेरे वेखण नूं, चरखे दी घू कर दे ओले, चरखे दी घू कर दे ओले, याद तेरी दा तुम्बा बोले, याद तेरी दा तुम्बा बोले, वे निम्मा निम्मा गीत छेड़ के, वे निम्मा निम्मा गीत छेड़ के, तंद खिंचदी हुलारे खावा, वे निम्मा निम्मा गीत छेड़ के, तंद खिंचदी हुलारे खावा, Very वे nice. निम्मा निम्मा गीत छेड़ के, क्या बात है जी। टिकण ना बहुत शुक्रिया मुझे, देंदे। क्योंकि शायद हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो मैंने उनको भी सुनना है ज़रा सा। बहुत शुक्रिया। अब आप भी मुझे कुछ सुना दें, मगर कुछ गा के सुनाइए आज। जी ज़रूर। है कोई अपनी गज़ल, कोई चीज़ जो आप मुझे गा के सुना? अपनी गज़ल यानी कि अब तक तरन्नुम में हाँ। यानी कि नहीं है, मैंने सुना काली क्योंकि काली जुल्फ़े आप बहुत अच्छा गाती हाँ हम ना मेहनत मजदूरी करते हैं, इतना टाइम नहीं हैं। होता। तो वो सुना दें। जो- टाइम मेरे पास कम है, हाँ, मैं चाह रही हूँ सुन लूँ, ये ना हो कि फिर तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के हम बड़े फ़ैन हैं। सब वो माशाल्लाह से उनके लिए कोई भी अल्फाज नहीं है जो कह कोई जाए। शक नहीं। तो उनकी एक गज़ल मुझे बड़ी पसंद है, उनके दो इशार के मस्त आँखों की बात चलती है, मैं कशी करवटें बदलती है, बन संवर कर वो जब निकलते हैं, बन संवर कर वो जब निकलते हैं, दिलकशी साथ साथ चलती है, दिलकशी साथ साथ चलती है, हार जाते हैं जीतने वाले, हार जाते हैं जीतने वाले, वो नजर ऐसी चाल चलती है, वो नजर ऐसी चाल चलती है, जब हटाते हैं रुख से जुल्फों को, चांद हंसता है रात ढलती है, चांद हंसता है रात ढलती है, बादा कश जाम तोड़ देते हैं, जब नजर से शराब ढलती है, जब नजर से शराब ढलती है, क्या कयामत है उनकी अंगड़ाई, खिंच के गोया कमान चलती है, यूं हसीनों की, ये शराब पे, अच्छा। यूं हसीनों की जुल्फ लहराए,
जैसे नागन कोई मचलती है, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमें जिंदा रहने दो